আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिल गया है। रविंद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस पूर्ण साक्षरता की घोषणा की। मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना त्रिपुरा। सोमवार को रविंद्र शतवार्षिकी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 87.22% थी, जो अब बढ़कर 95.69% हो गई है। यह उपलब्धि उल्लास कार्यक्रम के माध्यम से सामने आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूनेस्को के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी राज्य की औसत साक्षरता दर यदि 95% हो जाए तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में मान्यता दी जाती है। এবং 2001-এ 73.19%, 2011-তে 87.22% পৌঁছায়। এই যে কন্টিনিউয়াস ধারাবাহিকভাবে এই যে উল্লাসের মাধ্যমে নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রম সেটা যখন এখানে ইমপ্লিমেন্ট হলো, সেটা পিরিয়ডিক যে লেবার ফোর্স সার্ভে 2023-24 সেখানে দেখা গেছে যে 93.7%, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরও সেটা অ্যাডভান্স হলো, সাক্ষরতার যে পার্সেন্টেজ আরও বাড়লো। 2024-25 অর্থবছর সেটা 95.6% বলেছেন। আমাদের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন, যদিও এই পার্সেন্টেজটা এখানে এসছেন, কিন্তু উনি বলছেন আরও বেশি পার্সেন্টেজ হওয়ার সম্ভাবনা, এবং যেভাবে তিনবার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু সেইভাবে পার্সেন্টেজটা এসছে। হয়তো আরও প্রপার সার্ভে যদি হয় আমরা বলতে পারবো যে আমরা যে এতদিন ধরে যে বলে আসছিলাম যে পার্সেন্টেজ, তার থেকে অনেক বেশি পার্সেন্টেজ হবে। আমি দপ্তরকে বলবো, শিক্ষা দপ্তরকে ये विषय आरो जाते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी बताया कि 17 मार्च 2024, 29 दिसंबर 2024 और हाल ही में 23 मार्च 2025 को आयोजित फंक्शनल लिटरेसी असेसमेंट टूल फ्लैट मूल्यांकन में राज्य की साक्षरता दर 98.69% दर्ज की गई। 2024 যে ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি এন্ড নিউমেরেসি অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট অর্থাৎ FLNAT সেটা করাতে 4597 জন পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে 3581 জন উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার 29 ডিসেম্বর 2024 করা হয়েছে, সেখানে পরীক্ষার্থী ছিল 14179 জন। সেই 14000 এর মধ্যে প্রায় 13909 জন পাস করেছে। 23 मार्च 2025 आवर करा হয়েছে। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की गई साक्षरता योजनाएं मुख्य रूप से केवल नाम लिखने की शिक्षा तक सीमित थी। अब सरकार कार्यात्मक साक्षरता पर जोर दे रही है, जिसमें डिजिटली लेन देन, बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज और व्यवहारिक ज्ञान से जुड़े अन्य कौशलों को भी शामिल किया गया है। विद्यालय शिक्षा विभाग, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण SCERT की अगुवाई में सेवानिवृत्त शिक्षक, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षित कार्यकर्ता मिलकर इस साक्षरता अभियान में योगदान दे रहे हैं। यह अभियान 2026 तक चलेगा। गौरतलब है कि अशिक्षित लोगों की पहचान कर उन्हें साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को राज्य सरकार ने जमीन पर उतारा है। इस संदर्भ में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया गया। छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम बांग्ला, अंग्रेजी और कॉकबोरोक भाषाओं में तैयार किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पूर्ण साक्षरता हासिल करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि पूर्ण साक्षरता प्राप्ति पर राज्यवासी खुश है। इस दिशा में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ रहा है त्रिपुरा राज्य। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूनेस्को के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर किसी राज्य की साक्षरता दर 95% हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षरता का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि शेष बचे लोगों की शिक्षा में जो अपूर्णता रह गई है वह विभिन्न सामाजिक और व्यक्तिगत बाधाओं के कारण है और राज्य सरकार अब विशेष रूप से इन पहलुओं पर ध्यान दे रही है। त्रिपुरा
राज्य पूरा भारत में थर्ड राज्य है जहाँ पर ये पूर्ण साक्षरता है, पूर्ण साक्षर राज्य के हिसाब से घोषणा हुई है। अबव 95.7% यहाँ पर अबव 95% के ऊपर अगर साक्षरता हो उसको पूर्ण राज्य कहलाया जाता है। अभी मैडम जो आई है दिल्ली से, डायरेक्टर मैडम, उन्होंने कहा कि यूनेस्को का जो डायरेक्शन है उसमें कहा गया है एग्जैक्टली जो 95% अगर हो जो क्राइटेरिया है, बाकी क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत लोग बेड राइडन हो, कोई अगर मेंटली समस्या हो, इसीलिए वो मिल नहीं रहा है। तो 100% होना बहुत मुश्किल है, लेकिन 95% के ऊपर हो तो अब उसको आप मैंने फुल्ली स्टेज आप मैंने लिटरेसी के आधार पर आप घोषणा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ तो 95.7% लगभग। तो इसलिए मैं तो खुद खुश हूँ, पूरा त्रिपुरावासी आज खुश है। और मैं जिन लोगों ने उसको कामयाबी किए हैं, उल्लास करके जो नाम दिया है इस प्रकल्प का, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को मार्गदर्शन किया है, ये सभी लोगों को एक साथ हम लोगों का सबका विकास, विश्वास और उसका प्रयास करना है, और मुझे लगता है ये कामयाब सर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के आदर्शों पर ही चल रही है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा इसी विचारधारा के आधार पर देश को आगे ले जा रही है। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, किसी भी इज्म को देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। इस संदर्भ में जनता ने जनसंघ के इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म को अपनाया है। सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ऐसा ही कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म यानी एकात्म मानववाद के माध्यम से आगे ले जा रही है। যাবে আমরা রাজনীতি করলে হবে না, দেশকে এমন এক জিনিস এমন এক তৈরি করে দিতে হবে যাতে নেক্সট জেনারেশন আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আজকে ইন্টিগ্রাল যে হিউম্যানিজম সেটা উনি দেখে গেছেন। ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম, কমিউনিজম কত কিছু আসলো, কিন্তু এইভাবে মানে মানুষ সেই রাস্তায় চলতে পারে না। আজকে ফেলেও সমস্ত ইজম ভাবুন আপনারা সেই সময়ে যে ইজম আজকে আমাদের কাছে উনি প্রেজেন্ট করেছেন, সেই পণ্ডিত দীনদয়ালজি আমাদের জনসংঘের এক একজন কার্যকর্তা আজকে এটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়েছে, কিন্তু আদর্শ কিন্তু সেই একই। আজকের দিনে আমার মনে হয় এগুলো আমাদের বারবার মানে চিন্তা করা উচিত। এবং डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जब अन्याय के खिलाफ विरोध और प्रतिरोध काम न आए तब प्रतिशोध लेना जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वही काम कर दिखाया। উনি হুঙ্কার দিয়েছেন কাউকে ছাড়া হবে। আমরা জানতাম যে আঘাত তো প্রচন্ড ভাবে হবে, আর এরকম আঘাত আমরা এমন ভাবে দেখালো যাকে বলে প্রেসিশন অ্যাটাক। প্রায় 9টার মতো টেররিস্ট ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে, এবং যে ওদের যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেটাই পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছে। এবং আমরা দেখলাম যে ভারত আজকে কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, এবং সেই অনুপ্রেরণা আমাদের এই ধরনের লিজেন্ড ব্যক্তি ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি মতো ব্যক্তি আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি জনসংঘের যে প্রতিষ্ঠাতা, উনি সেই কাজটা করেছেন। উনি দেখিয়ে দিয়েছেন যেটা রাজীববাবু বলেছেন, অন্যায়ের প্রথমে প্রতিবাদ করো, প্রয়োজনে প্রতিরোধ করো, আর প্রতিরোধে যদি কাজ না হয় তাহলে প্রতিশোধ নাও। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म या एकात्म मानववाद एक सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है जो मानवतावादी चिंतन का एक विशेष रूप है। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म मानव की व्यक्तिगत सत्ता, सामाजिक संबंध और प्रकृति, इन तीनों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह केवल भौतिक आवश्यकताओं पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि मानव के आध्यात्मिक और नैतिक पक्षों पर भी जोर देता है। भारतीय जनता पार्टी का दलगत संविधान इसी एकात्म मानववाद की अवधारणा पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
राज्य के गौरव आईएएस अधिकारी अदिति मजुमदार ने इंडक्शन ट्रेनिंग फेज की लिखित परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त कर त्रिपुरा का नाम रोशन किया। ये ट्रेनिंग कार्यक्रम मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आयोजित किया गया था। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आयोजित प्रतिष्ठित 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम की लिखित परीक्षा में त्रिपुरा की आईएएस अधिकारी अदिति मजुमदार ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर सम्मान अर्जित किया है। 12 जून को उन्होंने लोकसभा स्पीकर के हाथ से लिखित परीक्षा के सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर के रूप में पुरस्कार ग्रहण किया। अदिति मजुमदार के साथ इस गहन प्रशिक्षण में त्रिपुरा के कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे, जिनमें अजित शुक्ल दास, देवानंद रियांग, संतोष दास, धनबाबू रियांग, दशरथ देबबर्मा, मिहिर कांति गोब और उपेंद्र जमातिया प्रमुख है। 127वां इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 जून को संपन्न हुआ। ये प्रशिक्षण विशेष रूप से राज्य सिविल सेवा से आईएएस में पद उन्नत अधिकारियों के लिए तैयार किया गया था, जिससे वे मिशन कर्मयोगी और विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका के लिए स्वयं को तैयार कर सके। 6 सप्ताह तक चले इस इंडक्शन कार्यक्रम में देश भर के 19 राज्यों से आए 97 आईएएस अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रशासनिक दक्षता, नेतृत्व कौशल और जनसेवा में नैतिक प्रशासन को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इंडक्शन प्रशिक्षण एक प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जो नवनियुक्त कर्मचारियों को कार्यस्थल के परिवेश, संगठन के नियम कानून और उनके विशिष्ट दायित्वों से परिचित कराता है। ये प्रशिक्षण नए अधिकारियों को संस्थान की कार्य संस्कृति, प्रक्रियाएं और उनकी भूमिका से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी व कौशल प्राप्त करने में सहायता करता है। आमतौर पर यह प्रशिक्षण सेवा की शुरुआत में दिया जाता है ताकि अधिकारी कार्यस्थल पर सहज महसूस करे और प्रभावी तरीके से कार्य प्रारंभ कर सके। साथ ही ये कार्यक्रम उन्हें जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार करता है और कार्य संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर नियुक्ति के मामले में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अधिकतम आयु सीमा न रखने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस संदर्भ में सुदीप राय बर्मन ने त्रिपुरा लोक सेवा आयोग टीपीएससी के चेयरमैन से भी मुलाकात की। सामान्य और व्यावसायिक डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार आयु सीमा के नियम को लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने टीपीएससी और मुख्यमंत्री को अलग अलग पत्र सौंपे हैं। विधायक ने बताया कि पेशेवर डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में 40 वर्ष की जो अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख किया गया है वह यूजीसी की गाइडलाइन में नहीं है। উপরে যারা রয়েছে তাদের এই প্রতিযোগিতায় পরীক্ষার মধ্যে বসার কোনো স্কোপ নেই। তো আমি চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে আমি দেখা বললাম যে ইউজিসি গাইডলাইন তো সে কথা বলছে না। ইউজিসি গাইডলাইন তো কোনো এজ লিমিটই তাদের জন্য প্রেসক্রাইব করেনি এবং এখানে ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নিয়োগ হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বয়স সীমার কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই কিংবা এখানে আপনার এই কি বলে ল কলেজ বিভিন্ন জায়গায় এনইউতে নিয়েছে, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, তাতেও কোনো এজ বার নেই। তো এখানে কেন হলো? তো ওরা স্বীকার করেছে যে অ্যাবসলিউটলি এটা তো আমরা কি করব, এটা তো ডিপার্টমেন্ট থেকে যেই রকমভাবে আড়াগুলো পাঠায় সেটাই আমরা করি। আমি বলছি না, আপনি একটা সংস্থা, অটোনোমাস বডি, আপনার তো কিছু করা উচিত। আপনি তো উনি বললেন আমার এই চিঠি তার যুক্তিসঙ্গতা স্বীকার করেছেন এবং বললেন ইমিডিয়েটলি আবার গভর্নমেন্টের সঙ্গে ওনারা টেক আপ করবেন যাতে এই জিনিসটা থেকে এই যে আপার এজ লিমিট প্রফেশনাল কলেজগুলোতে এবং গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজগুলোতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগের ক্ষেত্রে যে 40 বছর যে একটা ঊর্ধ্ব বয়স সীমা সেটা যাতে তুলে দেওয়া হয় ওনারা আবার সরকার। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्रिपुरा लोक सेवा आयोग टीपीएससी के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी अलग अलग पत्र दिए हैं, ऐसा बताया विधायक सुदीप राय बर्मन ने। মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলায় চিঠি দিয়েছি। এটার মধ্যে শুধু এই একটা লাইন উল্লেখ করেছি বেশি যে এই দুটো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেন গরিজনরা মিসইউ করে এদেরকেও যাতে
বাদ গেছে তাদেরকেও সুযোগ করে দেওয়া হয়, সেটা একটা এডিশনাল একটা প্যারা আমি ঢুকিয়েছি। বাদ বাকি সেম যে কন্টেন্টসটা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে এনেছি, উনি ব্যস্ত মানুষ অথবা সেমটা মাইন্ডে করতে পারেনি, লাগাতে পারেনি ম্যাটারটা। আমার বিশ্বাস ওনারা গিয়ে যখন মুখ্যমন্ত্রী কনভিন্স করবেন, হিল বি স্যাটিসফাইড অ্যান্ড যা যা অ্যামেন্ডমেন্ট আনা দরকার সেটা উনি করবেন বলে আমি মনে করি। কারণ এটা আমাদের ট্যালেন্টেড স্টুডেंटরা কেউ যাতে বঞ্চিত না হয়, উই অল শুড এনश्योर। थैंक यू। सूचित किया जाता है कि वर्तमान में त्रिपुरा सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया जो टीपीएससी के माध्यम से संचालित हो रही है, उसमें सामान्य और व्यावसायिक डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। राज्य के विभिन्न व्यावसायिक डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए त्रिपुरा लोक सेवा आयोग ने 30 जनवरी और 7 मई को 2 अलग अलग विज्ञप्तियां जारी की थी, जिनमें आवेदकों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष होने की बात कही गई है। लेकिन यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार इस पद पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसलिए विधायक सुदीप राय बर्मन का कहना है कि त्रिपुरा के कई नेट सेट पीएचडी योग्य उम्मीदवार इस आयु सीमा के कारण नियुक्ति के अवसर से वंचित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रामकृष्ण महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं के आपत्तिजनक व्यवहार से शैक्षणिक माहौल पूरा का पूरा बिगड़ गया। घटना की सूचना कॉलेज प्रशासन को देने के बावजूद कॉलेज प्रशासन की भूमिका पूरी तरह से निष्क्रिय रही। इसी के विरोध में एवीबीपी ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया। स्थिति को काबू में लाने के लिए मौके पर तैनात पुलिस और बीएसएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरी घटना को लेकर कॉलेज परिसर में तनाव और सनसनी फैल गई। এখনো তারা চালানোর চেষ্টা করছে যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে কলেজের মধ্যে অ্যাডমিশন করাচ্ছি। কে বা কারা কালেকশন করেছে এটা আমাদের জানা নেই, হয়তো ওরাই কালেকশন করেছে। এবং এখন যখন আমরা এবিপি সেটার মধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছি, হস্তক্ষেপ করেছি এবং ওদেরকে এই ভুলভাবে কালেকশন করাতে আটকানোর চেষ্টা করছি। এখন তারা আমাদেরকে হুমকি দিচ্ছে, সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে হুমকি দিচ্ছে, পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ওরা হুমকি দিচ্ছে যে আমাদের গরু যেভাবে ওরা জবাই করে সেভাবে আমাদেরকে ওরা জবাই করবে। এটা হলো তাদের কালচার এবং সেটা তারা 25 বছর ধরে 25 বছর যেভাবে বজায় রেখেছে, এখনো তারা চেষ্টা করছে যাতে এটা। सिर्फ कानून बनाकर नशा मुक्त त्रिपुरा का निर्माण संभव नहीं है। नशा विरोधी अभियान को जन आंदोलन का रूप देना होगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी अभियान 2025 शीर्षक रैली में ऐसे ही कहा समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा विभाग के मंत्री टिंकू रॉय ने। सोमवार को ये रैली रविंद्र भवन प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए संपन्न हुई। দেখুন, আজকের র্যালিতে আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো, শুধু ত্রিপুরা সরকারের প্রয়াস নয়, ত্রিপুরা সরকারের লক্ষ্য নয়, আমরা যারা আছি মিডিয়া সহ আমরা যারা আছি সকলের প্রয়াস হওয়া চাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা। প্রশাসন শুধু নেশা আটকাতে পারবে এটা সম্ভব নয়। দেখুন, প্রশাসন শুধু
যারা বিক্রেতা বা যারা ক্রেতা তাদেরকে যেমন আটকাতে পারে, আমরা যদি জন আন্দোলনের রূপ তৈরি না করতে পারি তাহলে এটা আমাদের সকলের জন্য একটা ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাই আজকের এই র্যালির মাধ্যমে আমরা জনজাগরণ, মানুষকে সচেতন করতে চাইছি, অভিভাবক মণ্ডলীকে সচেতন করতে চাইছি যে সকলে যেন লক্ষ্য রাখেন, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেন যে আমরা সকলে মিলে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে এখান থেকে আমরা বেরোতে পারবো। পৃথিবীতে অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছে, এগুলো সমাধানও হয়েছে। আমরা যদি চাই আমাদের রাজ্যে যে নেশার প্রকোপটা বাড়ছে সেখান থেকে আমরা বার করতে পারবো, সকলে যদি প্রয়াস করি, সকলে মিলে যদি এই গণ আন্দোলনে সামিল হই। তাই আমাদের আজকের এই র্যালি। त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मजदूरों के बकाया का जल्द से जल्द भुगतान किए जाने की मांग को लेकर त्रिपुरा जूट मिल मजदूर यूनियन और जूट मिल पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने श्रम निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठनों का यह आरोप है कि इस मामले में श्रमिकों और कर्मचारियों को जानबूझकर भटकाया जा रहा है। त्रिपुरा जूट मिल के करीब 1647 मजदूर, कर्मचारी और पेंशन भोगी चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी 1996 से बकाया वेतन, भत्ता, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी आदि 6% ब्याज सहित पाने के हकदार है। इसको लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कई बार साफ निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 4 सितंबर 2018 से पहले 2 बार 6-6 महीने और फिर 4 महीने की समय सीमा दी थी ताकि संबंधित पक्ष बकाया चुका दे, लेकिन जूट मिल मैनेजमेंट ने अब तक लापरवाही दिखाई है और अलग अलग बहाने बनाकर भुगतान नहीं किया। ऐसा आरोप मजदूरों और कर्मचारियों ने लगाया है। त्रिपुरा जूट मिल श्रमिक यूनियन और पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि कुल 1647 लोगों में से करीब 350 लोगों को कोर्ट के आदेश और नियमों को अनदेखा कर मनमाने ढंग से भुगतान किया गया, लेकिन बाकी लोगों को पिछले 5 से 6 महीनों से बिना किसी वजह से भुगतान रोका गया है। इस तरह श्रमिकों और कर्मचारियों में जानबूझकर भ्रम और विभाजन की साजिश की जा रही है। संगठन के नेतृत्व ने बताया कि इसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি বেড়েছে। বিভ্রান্তিটা কি বেড়েছে? কয়েক মাস টাকা দেওয়ার পরে বর্তমানে 5 মাস যাবত টাকা দেওয়া বন্ধ। একদম ডিসেম্বর থেকে শুরু করে আজকে জুন মাস, মানে 6 মাস চলছে, 5 মাস পর্যন্ত টাকা দেওয়া বন্ধ। তো কিছু সংখ্যক লোককে টাকা দিয়ে বাকিদেরকে যদি টাকা দেওয়া বন্ধ করে, অতি অবশ্যই যারা টাকা পাননি তাদের মধ্যে সংশয় তৈরি হবে। অনেকেই মনে করছেন যারা মামলা করছে এই ইউনিয়ন তারা পেয়েছে, বাকিরা পাবে না। এত হয় না। এই যে 5 মাস চুপ করে বসে আছে, কি করবে কি না করবে, জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা হতাশ। संगठनों का आरोप है कि जूट मिल मैनेजमेंट खुद ही अदालत में दिए गए अपने हलफनामे का उल्लंघन कर रहा है। इस मामले में श्रम विभाग की भी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। श्रमिक यूनियंस का मानना है कि मजदूर और मालिक पक्षों के बीच के विवाद के समाधान में श्रम विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। विरोध स्वभाव से यह मांग जोरदार तरीके से रखी गई है कि जूट मिल श्रमिकों का बकाया तुरंत चुकाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। तेलियामुड़ा अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में जंगली दंतैल हाथियों के हमलों से लोग कई वर्षों से परेशान हैं। इन हमलों में कई परिवार क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि बार बार प्रशासन की ओर से आश्वासन दिए गए, लेकिन प्रभावित परिवारों को मुआवजे के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं मिला। कृष्णपुर इलाके में हाथी के हमलों से परेशान लोगों ने तेलियामुड़ा के उत्तर महारानीपुर सड़क पर 7 से 8 घंटे का अवरोध किया। प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। গতকালকে রাত্রেবেলা হাতির উপদ্রব হয়েছে, ফরেস্টের স্টাফ আইসে এখানে, আমরা ওখানে হাতিটা জঙ্গলের ভিতরে গেছে, তো কিছু ড্যামেজ হয়েছে, এটা আমরা অ্যাসেসমেন্ট করছি, রেঞ্জার সহ আমরা তহসিলদার আছে লগে যারা অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে আপনার টাকার পঞ্চায়েতের থ্রুতে একটা দরখাস্ত কইরা যা যা ড্যামেজ হয়েছে এটার ডিজাস্টার থেকে আমরা ক্ষতিপূরণ দিব।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रैली में त्रिपुरा से और अधिक खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजना होगा। इसी लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है हमारी राज्य सरकार। खेल मंत्री टिंकू रॉय ने यह भी बताया कि खिलाड़ियों के बीच भाईचारे की भावना को विकसित करते हुए खेल क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए त्रिपुरा ओलंपिक संघ की नवगठित कमेटी कार्य करेगी। सोमवार को ये रैली रविंद्र भवन से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए संपन्न हुई। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক ডে তাকে উদযাপন উপলক্ষে আমাদের খেলোয়াড়রা যারা রয়েছে এবং অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের যারা রয়েছেন সকলে মিলে আর শোভাযাত্রায় বেরিয়েছি আমরা এবং এটা আমি বলবো যে আমাদের রাজ্যের খেলোয়াড় যারা রয়েছে তাদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ, তাদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক জাগিয়ে তোলা। পুরো বছর ওনারা খেলাধুলা নিয়ে কাজ করেন। আজকের এই সেলিব্রেশনটা সকলের জন্য এবং আরও যেন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারি যে আমাদের রাজ্যের খেলাধুলাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। আজকের এই শুভ দিনে সবার কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহিত করা এবং আমাদের রাজ্য থেকে অলিম্পিকে যেন আমরা আরও ছেলে মেয়েদেরকে পাঠাতে পারি, তার জন্য আমরা সংকল্প নিয়ে কাজ করব। আর সাংগঠনিক বিষয় বিভিন্ন সময় এই বিভিন্ন জনের কাছে থাকতে পারে, যেগুলো পদ্ধতি রয়েছে পদ্ধতিগতভাবে এটা পরিবর্তন হয়েছে। এটা স্বাভাবিক, একটা সংগঠন আগে চালাতেন, এখন আবার আমাদের যেটা রাষ্ট্রীয় আমাদের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে তাদের নির্দেশ ক্রমে, তাদের যে পদ্ধতি নির্বাচন পদ্ধতি ক্রমে এটা বদলে নতুন টিমের কাছে এসছে। আমরা নতুন টিমের কাছে প্রত্যাশা করব তারাও যেন ভালো পরিচালনা করেন, তারাও যেন ভালো নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং ভালো খেলোয়াড় নির্মাণ করতে পারেন। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।